हेलो दोस्तों, मेरे कहानी वाले चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है विधवा बहू और समाज। किशनपुर गांव में राधिका नाम की एक लड़की रहती थी। राधिका की शादी कुछ दिन पहले ही विशाल नाम के लड़के से हुई थी। एक दिन विशाल राधिका को अपनी कार में बिठाकर उसे मायके छोड़ने जा रहा था कि अचानक रास्ते में कार बंद हो जाती है। क्या हुआ विशाल? अचानक कार रुक क्यों गई? शायद इसमें पेट्रोल खत्म हो गया है। तुम चिंता मत करो, मैं आगे जाकर देखता हूँ। तुम यही मेरा इंतज़ार करो। विशाल पेट्रोल लेने के लिए जाने ही लगता है कि अचानक सामने से एक ट्रक आता है और उसे टक्कर मार देता है। ज़ोरदार टक्कर लगने के कारण विशाल दूर एक बड़े पत्थर से जाकर टकराता है। विशाल बुरी तरह से घायल होकर तड़पने लगता। यह देखकर राधिका दौड़कर विशाल के पास पहुंचती है। दूसरी तरफ ट्रक वाला ये सब देखकर वहां से भाग जाता है। विशाल, ये क्या हो गया? यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिख ही नहीं रहा है। भगवान, अब मैं क्या करूं? राधिका विशाल को ले जाने की कोशिश करती है, पर थोड़ी ही दूरी पर विशाल दम तोड़ देता है। विशाल की मौत से राधिका को बहुत बड़ा सदमा लगा था, लेकिन दूसरी तरफ राधिका की सौतेली सास और ननद दोनों विशाल की मौत का जिम्मेदार राधिका को ही मानती हैं। करमजली, तेरी वजह से मेरा इकलौता बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। जब भी तेरी शक्ल देखती हूँ तो मेरा खून खौलता है। जा जाकर काम कर, नहीं तो मैं तेरा सिर फोड़ दूंगी। राधिका की सौतेली ननद कविता भी छोटी छोटी बात पर राधिका को ताना मारा करती थी। फिर एक दिन राधिका की सास राधिका से कहती है, अब तू विधवा हो चुकी है। तेरे पास जो गहने हैं अब तेरे किसी काम के नहीं हैं, इसीलिए वो गहने अब तू मेरी बेटी कविता को दे दे। कम से कम इसकी शादी में काम आ जाएंगे। मम्मी जी, वह सारे गहने विशाल ने दिन रात मेहनत करके मेरे लिए बनवाए थे। मैं इन्हें अपने पास विशाल की निशानी समझकर रखना चाहती हूँ। मेहरबानी करके वो गहने आप मुझसे मत लीजिए। देखा माँ, भाभी कितनी चालबाज है। गहने ना देने के लिए भैया का नाम ले रही है। अब तो विधवा हो गई है। गहने और श्रृंगार से अब तेरा कोई संबंध नहीं है, समझ गई? अब सीधी तरह सारे गहने मुझे दे दे, वरना मुझे दूसरे तरीके भी आते हैं। मेरी बेटी सही कह रही है। अगर तुझे सलामत रहना है तो सीधी तरह गहने दे दे, वरना मैं तेरी खाल खींच लूंगी। बेचारी राधिका के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए सारे गहने वो अपनी सास ननद को दे देती है। अरे, अलमारी में इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ रखी हैं, अब ये भी दे दो। ये भी तेरे किसी काम की नहीं है। अब इसके बाद कविता गहनों के साथ साथ सभी साड़ियाँ भी उठाकर ले जाती है। फिर अगले दिन जब राधिका अपने लिए रसोई से खाना ले रही थी कि तभी वहाँ पर कविता और उसकी माँ आ जाती हैं। माँ, मैंने सुना है कि विधवा औरतों को सिर्फ रूखा सूखा खाना ही खाने को दिया जाता है। अब हम भी इसे सिर्फ रोटी और चटनी देंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हाँ बेटी, ये बात तो तुमने मेरे मन की कही। इतनी ही नहीं, हम इसे सिर्फ एक वक्त की रोटी खाने के लिए देंगे। मम्मी जी, ये सब क्या है? आप लोग मुझसे किस जन्म का बदला ले रही हो? कम से कम मुझे पेट भर के खाने तो दीजिए। बहस मत कर, ये हमारा घर है और इस घर में सिर्फ हमारा ही हुक्म चलेगा। इसके बाद वह राधिका को सिर्फ एक वक्त की रोटी और उसमें भी सिर्फ रोटी और चटनी देना शुरू कर देते हैं। राधिका यह जानती थी कि इनसे उलझने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए उसे अपना नसीब समझकर स्वीकार कर लेती है। इसी तरह से कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन राधिका नहा धोकर छत पर अपने बाल सुखा रही थी। राधिका के बाल बहुत ही लंबे और घने थे। पड़ोस की छत पर खड़ा राजीव राधिका के बालों को देखकर अपनी पत्नी बिमला से राधिका के बालों की तारीफ करने लगता है। देखो बिमला, राधिका के बाल कितने सुंदर हैं। वो अपने बालों का कितनी अच्छी तरह से ध्यान रखती है। इतने सुंदर बाल तो मैंने आज तक किसी लड़की के नहीं देखे। अपने पति के मुंह से दूसरी औरत की तारीफ सुनकर बिमला जलकर राख हो जाती है। अच्छा, तुम्हें उस विधवा मनहूस के बाल बहुत सुंदर लग रहे हैं। मेरे बाल तो झाड़ू की तरह है ना। मेरा वो मतलब नहीं था बिमला। तुम्हारा जो मतलब था मैं सब जानती हूँ। आज के बाद अगर तुम मुझे छत पर दिखाई दिए ना तो मैं घर पर तांडव मचा दूंगी। चलो अब नीचे।
ये राधिका की बच्ची जानबूझकर अपने बालों की नुमाइश करती है ताकि वह सबको जला सके। इसका कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा। अब बिमला राधिका की सास ममता और उसकी ननद कविता को राधिका के खिलाफ और भड़काना शुरू कर देती है। अरे ओ ममता चाची, जरा अपनी बहू को समझा लो ना। विधवा होकर भी उसका मटकना कम नहीं हुआ। छत पर खड़ी होकर इधर उधर देखती रहती है। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, इसीलिए आपको प्यार से समझा रही हूँ, वरना आप तो जानती है ना कि अगर मुझे एक बार गुस्सा आ गया तो मैं किसी की नहीं सुनती। बिमला दीदी सही कहती है माँ, राधिका भाभी अपनी खूबसूरती पर ज़्यादा ही इतराती हैं। ममता चाची, इसका बस एक ही रास्ता है। हमारे समाज में विधवा औरतों के बालों को कटवा दिया जाता है। इसका हाल भी वही होगा, तभी जाकर उसकी अकल ठिकाने आएगी। ममता और कविता दोनों खुश हो जाती हैं और अगले दिन बिमला कुछ औरतों को राधिका के घर पर लेकर आती है। सभी औरतों के सिर पर एक भी बाल नहीं थे। ममता राधिका से कहती है, पति की मरने के बाद उन्होंने सारे श्रृंगार त्याग दिए, साथ में अपने बालों को भी कटवा दिया। इसीलिए आज हम तेरे बाल भी काटेंगे, तभी हमारे रीति रिवाजों का पालन होगा। आप चाहें जो कुछ भी कह लो, पर मम्मी जी मैं अपने बाल नहीं कटवाऊंगी। देखा माँ, अब कैसे नखरे दिखाना शुरू कर दिए, पर आज हम इसकी एक नहीं चलने देंगे। सब पकड़ो इसको, आज हम इसके बाल काट कर ही रहेंगे। वहाँ खड़ी सब औरतें राधिका को जबरदस्ती पकड़कर उसे एक कुर्सी से बांध लेती हैं। हाँ अब ठीक है भैया, जल्दी से इसके बाल काट दो। ये सब गलत है, कोई तो मेरी मदद करो। ये सब जानबूझकर मेरे बालों को काट रहे हैं। पर वहाँ राधिका की मदद करने वाला कोई नहीं था और देखते ही देखते नाई राधिका के सिर से सारे बाल काट देता है। राधिका को गंजी देखकर बिमला मन में ही कहती है, वाह, इसे गंजी देखकर मेरे दिल को बड़ा सुकून पहुंच रहा है। राधिका अपने कमरे में जाकर अपने कमरे को बंद कर लेती है और खूब फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, ये तूने मुझे कैसी जिंदगी दी है। इस घर में मेरा जीना क्या, सांस लेना ही मुश्किल हो रहा है। काश अगर मेरे पति जिंदा होते तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। इसी तरह से दिन बीतते जाते हैं और राधिका की जिंदगी बदतर से भी बदतर बन जाती है। एक दिन पड़ोस में रहने वाली नीलम नाम की एक औरत राधिका से मिलने आती है। सुन राधिका, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तेरी सौतेली सास और ननद तुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। आए दिन यह तुझे परेशान करने का कोई नया तरीका ढूंढती रहती हैं। अगर तू दिन भर घर रहेगी तो तुझे इनके अत्याचार बर्दाश्त करने पड़ेंगे। इसीलिए मेरी मान, सिलाई क्लास में जाकर सिलाई सीखना शुरू कर दे। इसका क्या फ़ायदा होगा? अरे बेवकूफ़, जब तुम कुछ सीख जाओगी, अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी, तब तुम इस घर से बाहर भी तो निकल सकती हो ना। तेरा यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो यह माँ बेटी तेरी तो जान ही ले लेंगी। राधिका को नीलम की बात जच जाती है। उसी शाम वो अपनी गुल्लक को तोड़ देती है। इस गुल्लक को तोड़कर भी मुझे बहुत ही कम पैसे मिले हैं, पर कम से कम इससे सिलाई क्लास की फ़ीस तो भरी जा सकती है। इसके बाद राधिका एक सिलाई क्लास में एडमिशन लेकर वहाँ सिलाई सीखना शुरू कर देती है। उसके पास आने जाने का किराया भी नहीं था, इसीलिए वो पैदल ही आया जाया करती थी। राधिका की हालत पर ममता और कविता को ज़रा भी तरस नहीं आता था। उल्टा जब वो सिलाई क्लास से थक कर वापस आती तो उसे कोई ना कोई काम थमा देती, पर फिर भी राधिका खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। एक दिन राधिका सिलाई क्लास से तेजी से घर की ओर आ रही थी कि तभी वो सामने पड़े एक पत्थर से टकराकर गिर जाती है, जिससे उसे खूब चोट लगती है। वो लाचारी से आने जाने वाले लोगों की तरफ देखने लगती है, पर किसी का भी ध्यान राधिका पर नहीं जाता। तभी थोड़ी देर के बाद एक कार राधिका के पास आकर रुकती है और उसमें बैठा पंकज नाम का एक व्यक्ति राधिका से कहता है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? पंकज की बात सुनकर राधिका इधर उधर देखने लगती है। देखिए, मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। आपको परेशान देखकर मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ,
पंकज की बातों में राधिका को अपनापन लगता है, इसीलिए वो कार में बैठ जाती है। इसके बाद पंकज राधिका को डॉक्टर के क्लिनिक में ले जाकर उसे पट्टी करवाता है। मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, इंसानियत के नाते आपकी मदद करना तो मेरा फ़र्ज़ है। इसके बाद पंकज राधिका को कार में बिठाकर उसके घर की ओर चलने लगता है, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही राधिका कार रुकवा देती है। मैं यहीं से चली जाती हूँ, अगर मेरे मोहल्ले वालों ने मुझे आपके साथ देख लिया तो तरह तरह की बातें बनाएंगे। पंकज बहुत समझदार था, इसीलिए वह उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। आज राधिका को पहली बार किसी के साथ अपनापन लगा था, इसीलिए आज वो बहुत खुश थी। अब ऐसे ही हर रोज़ पंकज ही उसे लेने आता और छोड़ने भी। एक दिन पंकज राधिका को घर छोड़ने आ रहा था कि तभी बिमला दोनों को एक साथ देख लेती है। अच्छा तो ये बात है, ये बात तो मुझे ममता चाची को बतानी ही पड़ेगी, तभी तो मज़ा आएगा। अगले दिन जब पंकज राधिका को छोड़कर जा रहा था, तभी बिमला, ममता और कविता और कुछ ढेर सारी औरतों के साथ पहुंच जाती है। अरे नालायक, कहाँ भाग रहा है? आज तुम दोनों की चोरी पकड़ी गई। मैं तुझे बहुत ही अच्छी समझती थी, मुझे क्या पता कि तू सिलाई क्लास का बहाना बनाकर तू यहाँ जाती है। तूने तो मेरी नाक कटा दी। माँ, इसकी वजह से पूरा मोहल्ला हम पर थू थू कर रहा है। विधवा होने पर भी इसने अपनी सारी मर्यादा तोड़ दी। मैं तो कहती हूँ इन दोनों को सामने वाले पेड़ से बांधकर खूब मारो। अभी वो सभी बोल ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर राधिका की पड़ोसन नीलम वहाँ आ जाती है। इन दोनों को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों रे बिमला, तू बड़ी जज बन रही है, तेरी सच्चाई बताऊं मैं सबको। नीलम की बात सुनकर बिमला चुपचाप वहाँ से खिसक जाती है। पंकज, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगी। विधवा होने की वजह से इसकी सौतेली सास और ननद ने इसका जीना मुश्किल कर रखा है। अगर तुम सच में राधिका से शादी करना चाहते हो तो मैं तुम दोनों की जिम्मेदारी लेती हूँ। मेरे होते हुए तुम दोनों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे तू होती कौन है मेरी बहू की दूसरी शादी करवाने वाली? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं एक वकील हूँ, इसीलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम बीच में ना बोलो। इन दोनों की शादी होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। अगर तुम माँ बेटी ने इसके खिलाफ जाने की कोशिश की तो तुम दोनों माँ बेटी पर दहेज और ताड़ना का आरोप लगाने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। नीलम की बात सुनकर ममता और कविता बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन नीलम सारा बंदोबस्त करके पंकज और राधिका की शादी करवा देती है। इस तरह से राधिका के नए जीवन की शुरुआत होती है और वो पंकज के साथ हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।